दून अस्पताल में बनेगा पैलिएटिव केयर यूनिट। अब कैंसर से जूझ रहे मरीजों को मिलेगी सुविधा। जल्द पैलिएटिव केयर यूनिट की जाएगी स्थापित। देवभूमि में मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग के बीच किया गया एमओयू साइन। दोनों विभागों के अधिकारी रहे शामिल। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले ने पकड़ा तूल। अंकिता के परिजन आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की कर रहे हैं लगातार मांग। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने की पत्रकार वार्ता। सरकारी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। पीएम मोदी और सीएम धामी की तारीफ। और उत्तराखंड में पहली बार मनाया गया पीआरडी स्थापना दिवस। पीआरडी दिवस के अवसर पर भव्य परेड का आयोजन। मंत्री रेखा आर्या ने लगाई घोषणाओं की झड़ी। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड को एक सौगात मिलने जा रही है। दरअसल उत्तराखंड स्थित दून अस्पताल में जल्द ही पैलिएटिव केयर यूनिट बनने जा रहा है। इसका सीधा फायदा कैंसर से जूझ रहे मरीजों को मिलेगा। दरअसल कैंसर के गंभीर मरीज जो अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं उनको अब दर्द से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज की ओर से दून अस्पताल में पैलिएटिव केयर यूनिट की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ पैलिएटिव केयर यूनिट में कैंसर विशेषज्ञों के साथ ही एनेस्थेटिक्स और मनोचिकित्सक न सिर्फ कैंसर मरीज को असहनीय दर्द से राहत देंगे बल्कि मरीजों की देखभाल करने में भी इसमें आसानी होगी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने कहा कि मरीजों को बीमारी के अंतिम और चौथे चरण में असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके लिए दून अस्पताल में पैलिएटिव केयर यूनिट की स्थापना की जा रही है। इसमें 20 से ज्यादा बेड की व्यवस्था होगी। दून अस्पताल पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां ये सुविधा कैंसर मरीजों को मिल पाएगी। देवभूमि से अब मौसम की सटीक जानकारी भी मिलने वाली है। दरअसल आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग के बीच एक एमओयू साइन कर दिया गया है। सचिवालय में एमओयू साइन किया गया है जिसमें दोनों विभागों के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा का कहना है कि बारिश की सटीक जानकारी देने के लिए प्रदेश में कॉम्पैक्ट राडार लगाए गए हैं। इसकी व्यवस्था की जा रही है जिससे बादल फटने और भारी बारिश होने की जानकारी स्थानीय लोगों को आसानी से पहले ही मिल सकेगी। यात्रा मार्गों पर भी हाई टेक्नोलॉजी के सिस्टम को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकेशन स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन देने का विचार भी किया गया है। लैंसडाउन में डॉपलर रडार जल्द लगाए जाएंगे। वहीं उनका कहना है कि इससे आपदा की घटनाओं में पहले ही सूचना मिल जाएगी ताकि लोगों को सतर्क रखा जा सके। मौसम की सटीक जानकारी मिलने पर विभाग आपदा कंट्रोल के लिए बेहतर काम कर सकेगा। साथ ही मौसम विभाग विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि विभाग के साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ एमओयू साइन किया गया है। इससे जानकारी को साझा किया जाएगा। सटीक जानकारी किसी भी लोकेशन की मिल सके, इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र अपने सिस्टम को और मजबूत कर रहा है। जैसा कि हमने बताया एमओयू एक पार्टनरशिप है आईएमडी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की एक कमी रहती है और आईएमडी के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि उनको जो बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। आईएमडी को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं। हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। तकनीकी सहयोग न रहने के कारण हम कर नहीं पाते हैं।
आईएमडी की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है और हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके अनुसार आईएमडी काम करे यहाँ पे। और इसी के लिए हमने ये एमओयू किया है कि जहाँ पर जो गैप है दोनों के पास, वो गैप एक दूसरे के गैप को हम एक दूसरे को मिलकर पूरा कर सकें। आप देख रहे हैं कि जो मीडिया में इंफॉर्मेशन आज आपको मिलती है तो आप लोग खुद भी इस चीज़ को देख रहे होंगे और बताते भी समय समय पर कि हाँ जो इंफॉर्मेशन फोरकास्ट या वार्निंग दी गई है वो सही रही है, अच्छी रही है। तो इसमें दो पहलू हैं जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक तो जब लार्ज स्केल सिस्टम होगा तो उसकी जो फोरकास्ट वो बेटर होती है क्योंकि वो उसका मतलब जो डायमेंशन वो बड़ा है और उसको कैप्चर करने के लिए सारे सिस्टम है। लेकिन जब वही चीज़ें स्मॉल स्केल पे होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कैप्चर उतना उसमें नहीं होता, तो वो हम फिर नावकास्ट में उस चीज़ को कर सकते हैं। तो जब लार्ज स्केल में है, पूरे उत्तराखंड को अफेक्ट करने वाला और अच्छा खासा फ्लड होगा, अच्छी खासी लैंडस्लाइड होंगी, सब चीज़ें होंगी, तो तब ठीक है पूरा स्टेट जो अपनी मशीनरी वो अपना लगा करके जो भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए उसको फिर चाहे उनको आवागमन रोकना पड़े या और इसी तरह की और कार्रवाई करना वो करते हैं। और उसमें देखा कि पिछले उसमें आपने देखा जैसे 2021 में तो बहुत कम जानें उसमें गई, अदरवाइज जो हज़ारों में हो सकती थी। इधर अंकिता भंडारी केस की अब बात करते हैं जिसमें हत्या आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने को लेकर कोटद्वार जेएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसआईटी ने शुक्रवार को अंकिता की तीनों हत्या आरोपियों के नार्को टेस्ट करवाने के लिए न्यायालय में अर्जी दी थी। इस अर्जी पर न्यायालय में सुनवाई होनी है। दरअसल अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर लगातार अंकिता भंडारी के परिजन संदेश जनता भी वीआईपी के खुलासे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर ये नाम उजागर नहीं किए जा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दल भी इस बात को उठा चुका है और ऐसे में अंकिता के परिजनों ने कुछ दिन पहले आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग उठाई थी। शुक्रवार को प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसमें नार्को टेस्ट, जो कि कई लोग पहले से भी कह रहे थे और अब ये ज़रूरत महसूस हुई कि उसमें नार्को टेस्ट कराया जाए, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक दरखास्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया जीएम कोटद्वार में और उसकी सुनवाई के लिए तिथि आज की तिथि नियत की गई है। माननीय न्यायालय आज उसमें सुनवाई करेगा और सुनने के बाद माननीय न्यायालय जो भी तय पाएगा कि अक्यूजों को उसको समन किया जाए, अक्यूजों को बुलाया जाए या उनसे सहमति ली जाए, तो इस आधार पर आगे की कार्रवाई। इधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ऋषिकेश पहुंचे, जहां बीजेपी प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश की धामी सरकार की तरफ से लाई गई योजनाओं का बखान किया। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता सुयाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धामी सरकार के प्रयासों से भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के लोगों का सौभाग्य है कि G20 का 2 दिवसीय कार्यक्रम ऋषिकेश में आयोजित होने वाला है। वहीं भर्ती घोटाले को लेकर सुयाल ने बताया कि 2014 से भर्ती घोटाले की प्रक्रिया चलती आ रही है, लेकिन भर्ती घोटाले की जांच प्रक्रिया गतिमान है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सफेद पोश हो या काला पोश या अन्य कोई भी जांच से नहीं बचेगा। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पीआरडी का स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाने की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीआरडी दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पीआरडी मंत्री रेखा आर्या ने परेड की सलामी दी। वहीं पीआरडी को नए स्वरूप में लाने को लेकर भी लोगों और नए झंडे का भी अनावरण मंत्री रेखा आर्या ने किया। इसी पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में पीआरडी दिवस खास अंदाज में मनाया गया। बता दें कि उत्तराखंड में पहली बार प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी का स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया गया है। पीआरडी दिवस के अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। युवा कल्याण विभाग व प्रांतीय रक्षक दल की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में युवा कल्याण और खेल मंत्री रेखा आर्य ने परेड की, जहां सलामी ली, तो वहीं पीआरडी को नए स्वरूप में लाने को लेकर पीआरडी के लोगो और नए झंडे का भी अनावरण मंत्री ने किया। बता दें कि इससे पीआरडी को नई पहचान मिलेगी। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कई बड़ी सौगातें दी। बता दें कि मंत्री रेखा आर्य ने मृतक पीआरडी के जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की, साथ ही कई घोषणाएं भी की। मंत्री ने मृतक पीआरडी जवानों के परिजनों को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी दिए जाने, पीआरडी कोष की राशि 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ करने, पीआरडी जवानों की सेवा की उम्र 60 वर्ष तक किए जाने और पीआरडी में 30% महिलाओं की भर्ती, महिला आरक्षण को ध्यान में रखकर किए जाने की घोषणा भी की। साथ ही होमगार्ड की तर्ज पर कोरोना काल के दौरान सेवा देने वाले पीआरडी जवानों को 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी जल्द दिए जाने की घोषणा की गई। पीआरडी महिला जवानों को मातृत्व अवकाश दिए जाने का भी ऐलान किया गया। प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस में वैसे तो वो अपना 74 वर्ष पूर्ण करते हुए 75वें वर्ष की ओर अग्रसर है आज से। चूँकि उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल की आज तक कभी स्थापना दिवस सेलिब्रेट नहीं किया गया था, तो विभाग में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत मुझे भी और विभाग के लोगों को महसूस हो रही थी कि इसको मनाया जाना चाहिए ताकि हमारे पीआरडी जवानों का मनोबल बढ़े और साथ साथ में पूरे उत्तराखंड को भी मालूम होना चाहिए कि आज पीआरडी का जो है वो स्थापना दिवस है। तो उसी लक्ष्य को लेते हुए जो है आज स्थापना दिवस और मनाया गया, जिसमें हमारे पीआरडी जवानों ने अपनी रैतिक परेड यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत करी। एक हफ्ते में उनकी तैयारी थी और अपने पीआरडी जवानों के जो अपने मृत आश्रित हैं उनको भी आज विभाग की ओर से जो सहयोग हो सकता था वह सहयोग आज प्रदान किया गया। और आज इस स्थापना दिवस पे हमारी ये कोशिश है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारे जवानों को एक तो 300 दिनों का रोज़गार आने वाले समय में मिल सके, उनके लिए जॉब्स के लिए विभिन्न आयाम खुल सके, उनकी सेवा करने की जो उम्र है वह 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। इसके लिए भी विभाग अपनी ओर से संकल्प लिया है, प्रस्ताव भी बाकायदा बन के आगे बढ़ा है। इसके अतिरिक्त जो उनके लिए कॉर्पोरेट फंड है वह भी बहुत कम धनराशि के साथ में बना हुआ है, जिसको लेकर जो 50 लाख है और उसको हम 10 करोड़ के लिए हम लोगों ने प्रस्तावित हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी पीआरडी की जो महिलाएं हैं उनको गर्भावस्था में उनको अवकाश प्राप्त हो सके, उनके उस अवकाश में से उनकी किसी प्रकार का उनके मानदेय में कटौती ना हो, उसको भी विभाग जो है उनके एक्ट में संशोधन करने का जो है विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अतिरिक्त मृत आश्रित में, क्योंकि जब पीआरडी जवान ऑन ड्यूटी यदि कोई दुर्घटना का शिकार हो गया तो उसके परिजन जो है किसी भी प्रकार से जो है सड़क पे ना आए, उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाए नहीं, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हो, उसको भी मृत आश्रित कोटे में उनको लिया जा सके, इसकी भी व्यवस्था जो है विभाग ने बना ली है। आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से सभी चीज़ें पीआरडी एक्ट के तहत जो है संशोधन मांगते हैं, जिसको लेकर विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो महत्वपूर्ण कदम पीआरडी को मजबूत बनाने की दिशा में। आइए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ की ओर से मामले में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद विपक्ष को मामले में सियासत करने का मौका भी मिल गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी चीफ के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन कर दिया था। इसके बाद अयाज पीडब्ल्यूडी चीफ बना दिए गए। फिलहाल मामले में जांच जारी है। इसे मैं पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगे नाच के रूप में देखती हूँ। आप देखिए, आज तक तो हमने देखा कि आरोपियों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर मुकदमे लगते थे, धाराएं लगती थी। यहाँ एक मंत्री के निजी सचिव, उन्हीं के अधीन विभाग के डालनवाला में 7/12 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि
जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी के परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है 419, 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में 467, 468 आईपीसी में ये मुकदमा पंजीकृत। उत्तराखंड के रानीपुर की अब बात करते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल रानीपुर पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने चुराई गई 10 बाइक बरामद की है। एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि एसएसपी हरिद्वार की तरफ से समय समय पर घटनाओं के अनावरण और उन्हें रोकने के प्रयास संबंधी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात की शिकायत मिल रही है, जिसके बाद हमारी तरफ से टीम गठित की गई और मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। क्या हाल है विक्टर? एसएसपी हरिद्वार श्री अजय सिंह द्वारा पुलिस को निर्देशित किया जा रहा है कि क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, उनके अनावरण, उनके रोकथाम हेतु सघन प्रयास किए जाएं। इसी क्रम में 17/11/2022 को वादी अकरम द्वारा रानीपुर कोतवाली आकर के एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वह सेक्टर 4 स्थित पीट बाजार आए थे और वहाँ से उनकी बाइक चोरी हो गई है। इसी क्रम में तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया। वह मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसी क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि रेगुलेटर पुल सलीमपुर के पास कुछ व्यक्ति हैं जो संदिग्ध हालत में खड़े हुए हैं। उनके पास जो वाहन है उस पर नंबर प्लेट नहीं है। इस सूचना पर तुरंत हमारे द्वारा पुलिस टीम को रवाना किया गया। पुलिस टीम ने जाकर के उन व्यक्तियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि जी ये वाहन चोरी का है और हमारे द्वारा ऐसे ऐसे पीट बाजार से। इधर उत्तराखंड के खटीमा में वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक घर से जंगली मांस बरामद किया। सुरई रेंज के वन क्षेत्राधिकारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पंचायत सतपुड़ा निवासी एक व्यक्ति के घर पर जंगली मांस आया हुआ है। सूचना प्राप्ति के पश्चात छापेमारी की कार्रवाई की गई, लेकिन छापेमारी के दौरान अभियुक्त फरार होने में सफल रहा। लेकिन वन विभाग की तरफ से अभियुक्त के घर से 5 किलो जंगली मांस बरामद किया गया। वहीं सुरई वन क्षेत्राधिकारी सुखदेव मुनि ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सुबह मुखबिर की सूचना से प्राप्त सूचना पर वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई थी। वहीं पशु चिकित्सकों द्वारा पकड़े गए मांस की जांच की जा रही है। साथ ही फरार अभियुक्त की खोजबीन चल रही है। साथ ही वन क्षेत्राधिकारी ने कहा कि आरोपी की खोजबीन जारी है और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम फरार अभियुक्त को भी पकड़ लेंगे। पकड़ने के पश्चात वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि सरपुरा ग्राम क्षेत्र में रामपाल सन ऑफ कोमल सिंह निवासी सरपुरा खटीमा के घर पर अवैध रूप से जंगली शिकार आया हुआ है, जिस पर मेरे द्वारा तुरंत टीम का गठन श्री सतीश चंद्र रिखाड़ी जी के नेतृत्व में किया गया। टीम के द्वारा तुरंत मौके पर जो आकर छापे के दौरान उसके घर से 5 किलो कच्चा मांस बरामद किया गया, जिसको लेकर वापस राज्य कार्यालय में लाया गया और मुलजिम की धरपकड़ जारी है। मुलजिम मौके पे उस समय नहीं था, वो घर से फरार हो गया था। इधर उत्तराखंड के रुड़की की अब बात कर रहे हैं, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री में अचानक भयंकर आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैलने लगी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तत्काल आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। फायर स्टेशन तत्काल प्रभारी अग्निशमन अधिकारी भजन सिंह के नेतृत्व में फायर यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी है, फिलहाल इसका अभी कारण नहीं पता चल सका है। मामले में जांच जारी है।
उत्तराखंड के श्रीनगर की अब बात करेंगे, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब कलियासोड़ चौकी के नजदीक देर शाम एक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर युवक को खाई से बाहर सुरक्षित निकाला। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और युवक का इलाज जारी है। उत्तराखंड के मसूरी की अब बात कर लेते हैं। पुलिस प्रशासन को यहां बड़ी सफलता हाथ लगी है। मसूरी पुलिस ने बीते दिनों हुए कार और अन्य सामान की चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान चोरी के सामान भी बरामद हुए हैं। दरअसल आरोपियों ने बीते दिन कार सहित अन्य चीजों की चोरी की थी, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े हुए अपराधियों को जेल भेज दिया है और उनसे पूछताछ हो रही है कि उनके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। अब तक हमने जितने भी चोर पकड़े उनमें से प्रोफेशनल चोर अभी तक मसूरी में जब से मैं आया हूँ, हमने ये लगभग ये हमारी 12वीं चोरी जो हमने खोली है। और इसमें प्रोफेशनल चोर जो इसी काम के चोरी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब वो नशे के लिए जो हाथ लग जाए, जैसे हाथ लग जाए वैसा काम करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन उतना हम नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा उसमें हम सफल हो पाए। अभी सिर्फ एक जन जागरण चल रहा है। ये जो घनन वाली चोरी वो भी इन्वॉल्व थे इसमें? ना, वो भी नशे का काम है, लेकिन उसमें चोरी हुआ नहीं, ताले टूटे। पर हाँ, उसमें हम काम कर रहे हैं बहुत जल्द। उत्तराखंड की पौड़ी की बात कर लेते हैं। एसएसपी श्वेता चौबे की तरफ से महिला सशक्तिकरण सेल्फ डिफेंस पर आयोजित 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन और कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। श्रीनगर गढ़वाल के महिला थाने में आयोजित कार्यक्रम में जिले के सभी थानों की महिला हेल्प डेस्क प्रभारी महिला कांस्टेबल को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद ये सभी महिला पुलिसकर्मी जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जाकर स्कूली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देंगी। वहीं आयोजित कार्यशाला में शैक्षणिक संस्थानों से लेकर विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं और युवतियों को उत्तराखंड पुलिस की गौरा शक्ति ऐप और स्कूली छात्राओं को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि जनपद में लगातार नशे के खिलाफ पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी पौड़ी पुलिस अभियान चला रही है, जिसके तहत महिला उप निरीक्षक जनपद के नगर क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगी। आज श्रीनगर में प्रारंभ की है और इसमें हमारी सभी जो थाने हैं उनकी महिला हेल्प डेस्क प्रभारी व जो हमारी महिला कांस्टेबल्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और मुख्यतः इसमें महिला हेल्प डेस्क में किस प्रकार से उनको जो महिलाएं आ रही हैं, पीड़िताएं आ रही हैं, उनको किस तरह से उनकी समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण करना, उनकी काउंसलिंग करना, उस संबंध में भी उनके सेशंस करवाए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो एक जागरूकता कार्यक्रम इन्हें अपने थाना क्षेत्रों में चालू करना है, जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, स्पेशली बालिकाओं के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे जाकर जो इनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देनी है तथा लीगल राइट्स, गुड टच बैड टच। इधर भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने से लेकर अभी तक 10,000 से अधिक तीर्थयात्री भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर पुण्य अर्जित कर चुके हैं। मंदिर समिति की तरफ से भी शीतकालीन यात्रा में बढ़ोतरी होने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं आगामी दिनों में नए साल में शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में और अधिक संख्या में तीर्थयात्रियों के आवागमन की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के चमोली की बात कर लेते हैं। देवाल विकासखंड के ब्लॉक में बैठक की गई है। बैठक में ग्रामीणों के साथ कई अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। वहीं बैठक में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर समाधान का भरोसा दिया और इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए। वहीं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी जताई। अधिकारियों ने सभी को समस्याओं को सुनकर निदान करने का भरोसा भी दिया।
आइए जनपद उधम सिंह नगर की बात कर लेते हैं। खटीमा से खबर ले रहे हैं, जहां खटीमा के टनकपुर रोड कुटरी गांव से सितारगंज की ओर जाने वाले एनएच बाईपास के किनारे बड़ी आबादी के बीच बने डंपिंग जोन में कूड़े के ढेर में कुछ दिन पहले रात के समय आग लग गई थी। वहीं आग लगने से डंपिंग जोन में कूड़े के ढेर से निकलने वाले विषैले धुएं से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं बीते एक सप्ताह पहले कूड़े के ढेर में लगी आग अभी तक जल रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि नगर पालिका की तरफ से यहां कूड़े का ढेर लगाकर उनके तरफ से ही इसमें आग लगा दी जाती है। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों को खासी दिक्कतों का इसके चलते सामना करना पड़ता है। विषैले धुएं से पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, उनका घरों से निकलना दूभर हो गया है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं और क्षेत्र में अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रात का फायदा उठाकर खटीमा नगर पालिका की तरफ से इस कूड़े के ढेर में आग लगाकर प्रदूषण फैलाने का काम किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में समाधान करने की मांग उठाई है। सार्वजनिक जगह में कूड़ा करकट नहीं फैल सकते, बट इसका जिम्मेदार जो नगर पालिका खटीमा है वो जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी जगह कूड़ा करकट फेंका है जो एक गांव से संबंधित 2 ग्राम सभा को मिलान करती है। एक तो कुटरी ग्राम सभा होगी, वह दूसरी होगी नंदा ग्राम सभा, और ऊपर से एनएच के 10 जस्ट सटे होने कारण एनएच की भी जिम्मेदारी है कि उस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए था और इसमें कुछ ना कुछ अवगत कराना चाहिए था नगर पालिका खटीमा को। इसमें जो आग लगाई गई है, एक तो इसमें क्या रह रहा है कि प्रदूषण पूरे क्षेत्र में फैल जा रहा है, क्योंकि हर सरकार कहती है कि किसान की पराली न जलाएं और धुआं ना उठाएं, तो कहीं ना कहीं जब किसान पर लगाम में लगाया जाता है तो इस क्षेत्र में जो भी इस नगर पालिका के द्वारा खटीमा के द्वारा लगाया गया कूड़ा करकट में आग, तो उसके भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सुनील सिंह राणा, ग्राम पंचायत कुटरी, उप प्रधान। ये दिक्कत यहाँ पे हम लोग टहलने आते हैं तो फिर हमें खांसी वगैरह और यहाँ की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, तो फिर हमें भी दिक्कत होती है, यहाँ पे टहलने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। ये अंधेरे का फायदा उठा के जो लोग कूड़ा फेंकने आते हैं वही फिर आग लगा के चले जाते हैं, और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आग क्यों लगा रहे हो, तो बोलते हैं कि ऊपर से हमें ऑर्डर आया है तो फिर हम आग लगा रहे हैं। मेरे संज्ञान में अभी तक था नहीं कि इस तरह की कोई प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जब आपका फ़ोन आया तो मुझे पता लगा इस संबंध में। मैंने अभी हमारे जो ठेकेदार है मैंने उनसे बात भी करी, तो बता रहे थे मैडम कि कोई कर्मचारी है बीड़ी वगैरह पी होगी तो उस वजह से आग लगी होगी, लेकिन जो भी है प्रक्रिया, आग तो लगी है, इसकी जांच करा ली जाएगी कि क्या स्थिति है उसमें, और अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऊपर से तो कोई आदेश नहीं है, ऑलरेडी वहाँ से मना ही है कि आग ना लगी जाए। अगर ऐसा है तो जाँच करा ली जाएगी कि अगर के द्वारा ही आग लगा जा रही है तो तक जो संबंधित ठेकेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मेरे पास अभी मैंने बात करी भी थी ठेकेदार से, तो बता रहे थे कि मैडम जो आग लगी थी उस तो अगर नगर पालिका की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये गंभीर है और इसका नुकसान आम जनमानस को हो रहा है। इसलिए जनमानस में गंभीर बीमारियों का संक्रमण ना हो, उनको किसी तरीके से एयर पोल्यूशन का सामना ना करना पड़े, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार और प्रशासन दोनों की बनती है। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में काम जरूर होगा। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।